Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. My name is Atul Dhaiman and today we are going to cover important MCQs for ESIC Deputy Director examination on Indian freedom struggle. Right? So let's begin with this session. आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल के एमसीक्यूज़ और ये एमसीक्यूज़ डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव दिस ऑप्शन दैट यू कैन अवेल द 7 days फ्री ट्रायल फॉर द ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशन. तो 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है. उस लिंक को क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप पेज के अंदर पहुंच जाएंगे जो हमारा पोर्टल का पेज है, वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे 7 दिन का एक्टिवेट कर दीजिए 7 days ट्रायल एंड गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दोज अपकमिंग लाइव क्लासेस या जो भी क्लासेस आने वाली हैं उन क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन इन एडवांस. क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये हमने भी बताया था कि सोर्सेस के थ्रू ये पता लग रहा है कि अपकमिंग 2 महीने के बाद आपका डेफिनेटली एग्जाम जो है पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज first question is, consider the following statement regarding the partition of British India. Right? The first is, the several 100,000 people were killed and innumerable women raped and abducted. Second is, millions were uprooted, transformed into refugees in the alien lands. Third is, probably some 15 million had to move across hastily constructed frontiers separating India and Pakistan. कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट? 1 ओनली, बी इज 1 और 2, सी इज 1 और 3 या फिर डी इज ऑल ऑफ द अबव. यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी इसको पढ़िए और आंसर दीजिए. सो पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया जब था तो उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ 1947 का टाइम चल रहा है वो, और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, जल्दी आंसर दीजिए. यस. देखिए, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग जो थे वो मारे गए पार्टीशन के टाइम पे. ये तो सही है. और बहुत सारी वुमेन्स जो थी जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, उनका रेप हो गया, उनको मार दिया गया. राइट. सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. ये अगर नहीं भी पढ़ा हो फ्रीडम स्ट्रगल तब भी आप आंसर दे सकते हैं. बहुत सिंपल सी समझ वाला ये स्टेटमेंट है. दूसरा इज कि मिलियंस वर अप्रूटेड. बहुत सारे लोग जो थे, मिलियंस की संख्या में लोग जो थे वो अपनी जगहों से दूसरी जगह चले गए, अप्रूट हो गए और रिफ्यूजी जो है के कैटेगरी के अंदर वो एलियन लैंड के अंदर रहने लगे. फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू था पाकिस्तानी सॉइल के अंदर सालों साल रह रहा था, वहाँ से उसको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया की तरफ. और वहाँ पे उसके लिए ऑब्वियसली इंडिया की जो ज़मीन है, बेशक वो हिंदू है, इंडिया की ज़मीन तो उसके लिए एलियन लैंड ही हुई, बिकॉज वो वहाँ पे रह नहीं रहा था, वो तो पाकिस्तान लैंड पे रह रहा था काफ़ी सालों से. राइट. सो ये स्टेटमेंट भी देखिए, ये स्टेटमेंट के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इसी का ही आगे एक्सटेंडेड वर्जन है. थर्ड स्टेटमेंट इज प्रोबेबली सम 15 मिलियन हैड टू मूव अक्रॉस हैस्टली कंस्ट्रक्टेड. हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट एंड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट. राइट. चलिए, तो ये क्लियर हो गया. ओके. सो शैडो लाइंस, शैडो लाइंस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आपको ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है. जब ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा वेग या एम्बिग्विटी रखी हुई थी पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. मतलब लोगों को पता नहीं था कि कहाँ कौन सी लाइन उनकी है, उनकी ज़मीन है और दूसरे की ज़मीन कौन सी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में हो रही थी कि हम जाएं तो जाए कहाँ पे, क्या ये पाकिस्तान है, क्या ये इंडिया है. उनको कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसको ब्लड शेड. मतलब इस टाइम पे इतना ज़्यादा खून बहा लोगों का, हिंदू का, मुस्लिम का, पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, इतना ज़्यादा खून बहा कि इसको हम लोग ब्लड शेड पीरियड भी कहते हैं. राइट. चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ऑब्वियसली एक सवाल इस रिपोर्ट का हमेशा पूछा जाता है, तो आप डेफिनेटली आप बताइए कि नेहरू रिपोर्ट की कौन सी रिकमेंडेशन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस। डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जो सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस है उनकी तरह ही हमें भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट को। थर्ड इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की भी बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ऑप्शन 1A जो है दैट इज 1 ओनली, B इज 1 and 3 ओनली, C इज 1 to 3 and D इज 2 and 3 ओनली। जल्दी बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, हाँ जी, जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सी द फर्स्ट नेहरू रिपोर्ट का आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा कि नेहरू रिपोर्ट की जितनी भी 10-11 रिकमेंडेशंस थी वो आपको पढ़नी पड़ेगी विदाउट एनी डाउट। यू हैव टू रीड ऑल ऑफ देम, ठीक है, पहली चीज। अब उस रिकमेंडेशन के अंदर, जो रिपोर्ट के अंदर था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेहरू, जो कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके पिताजी थे जो कि थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में यही एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि फादर, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो बोल रहे हैं अपने फादर को, मोतीलाल नेहरू को कह रहे हैं कि अगर आपने रिपोर्ट बनानी थी, अगर आप बना ही रहे थे, तो उसमें डोमिनियन स्टेटस लिख के क्या फायदा था। आपको लिखना चाहिए था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, लिखना ही था तो इंडिपेंडेंस लिखते, डोमिनियन स्टेटस क्यों लिख रहे थे आप, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, नॉट फुल इंडिपेंडेंस की। पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्शन, नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको रिजेक्ट किया गया था। सेपरेट इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, यस, प्रोविंसेस जो होनी चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए। तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या है, 1 and 3 बी आर इज करेक्ट, राइट। सो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, पहला पॉइंट। रिजेक्शन कर दिया गया था सेपरेट इलेक्शंस का, दूसरा पॉइंट। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के ऊपर बात चल रही है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज 19 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंक्लूड किया गया था, 19 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया था। फिफ्थ इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन प्रोविंसेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है सेंटर एंड प्रोविंसेस पे है। उसके बाद फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, फुल प्रोटेक्शन जो है वो कल्चरल एंड रिलीजियस जो इंटरेस्ट है मुस्लिम्स के, उनको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। और जो स्टेट है, स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन होगा फ्रॉम द रिलीजन, स्टेट रिलीजन मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सारी चीजें बोली गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, लॉजिक बैठता है इन सवालों का आना, ठीक है। सो इट वाज फाउंडेड इन 1920, इट वाज फाउंडेड इन 1920। नेक्स्ट इज, इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड to give Indian representation at the League of Nations International Labour Organization, ठीक है। So first point, it was founded in 1920. Second point is, it was originally formed to give Indian representation at League of Nation International Labour Organization. Which of the following statement is are correct, right? मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकेंड्स देता हूँ, पर आंसर जरूर इसका सही कीजिएगा, ठीक है। आंसर जरूर आपने सही करना है।
Yes. Answer this question. Now, it was founded in 1920s. Absolutely correct statement. 1920 में ये फाउंड हुई थी. सेकंड स्टेटमेंट इज ये एक्चुअली में बनी थी, ओरिजिनली इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इसने इंडियन रिप्रेजेंटेशन करना था, इंडियंस को रिप्रेजेंट करना था. कहाँ पे? इंडियन लीग ऑफ नेशंस के अंदर, ILO जो है वहाँ पे. ठीक है, लीग ऑफ नेशन ILO के अंदर इसको ओरिजिनली इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, फॉर्म किया गया था. Now, which of the following statements are correct? Yes, both the statements are correct. तो हम लोग ऑप्शन क्या बोलेंगे? C ऑप्शन आर करेक्ट. ठीक है, C ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ एक दो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं. लाला लाजपत राय जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड दीवान चमन लाल जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे. ठीक है, तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय फर्स्ट प्रेसिडेंट, दीवान चमन लाल फर्स्ट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी. ठीक है, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आगे स्ट्राइक्स भी हुई, तो ये स्ट्राइक्स का पूरा जो है इन्होंने ही लीड किया, गाइड किया एक प्रॉपर तरीके से. राइट. सो मेजर जो स्ट्राइक्स हुई थी वो 1920s के टाइम पे खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, जमशेदपुर, बॉम्बे, ये सारी मेजर स्ट्राइक्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिली. ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो ओरिजिनली फॉर्म हुआ टू गिव द इंडियन रिप्रेजेंटेशन एट लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. बाद में इसको जो है इसकी जो हॉराइजन्स है उनको और भी एक्सपैंड किया गया. राइट, इंडिया के अंदर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया. So the first statement is, some historians, both Indian and Pakistani, suggest that Muhammad Ali Jinnah theory that Hindus and Muslims in the colonial India constituted two separate nations can be projected back into the medieval history. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, सजेस्ट मतलब कुछ हिस्टोरियंस, इतिहासकार, चाहे वो इतिहासकार इंडियंस है या पाकिस्तानी है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी क्या थी कि ये जो हिंदू और मुस्लिम हैं आज के टाइम पे, मतलब कॉलोनियल इंडिया के हिंदू मुस्लिम जो हैं, ये कंसिस्ट करते हैं दो अलग देश. और ये जो दो अलग देश का थ्योरी है या ये दो अलग देश का जो आइडिया है, ये आज से नहीं है, कॉलोनियल इंडिया से नहीं है, ये तो मेडिवल इंडिया से, मेडिवल हिस्ट्री से चलता आ रहा है. ठीक है, राइट. Some scholars see partition as a culmination of communal politics that started developing in opening decades of 20th century. The separate election for the Muslims created by the colonial government in 1909 and expanded in 1919 crucially shaped the name of communal politics. Crucially shaped the nature of communal politics. Which of the following statements are करेक्ट? नाउ आई गिव यू 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड इसलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट भी बड़े बड़े हैं और सही भी हैं, स्टेटमेंट बड़े होने भी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा जो है सवाल बड़ा देख के, स्टेटमेंट बड़ी देख के उसको छोड़ देता है, लेकिन आंसर उसका बहुत सिंपल होता है. तो अभी आप आंसर निकालेंगे, इसका क्या आंसर आपको देखने को मिलता है. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. Let's see what is the answer. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? राइट. सो यहाँ पे यू विल गेट डी ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज डी ऑप्शन करेक्ट है इसीलिए क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. हाँ, जिन्ना की जो थ्योरी थी वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम शुरू से ही सेपरेट नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, और ये चीज़ जो है ये मिडिवल हिस्ट्री से हम लोग देख सकते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद.
regarding Maulana Abul Kalam Azad. क्या statement है? Let's see. He was twice elected president of Indian National Congress. 2 बार ये elect हो चुके हैं Indian National Congress के. उसके बाद he was the first education minister of independent India. First education minister of independent India. Twice elected and first education minister of independent India. Now you have to answer this question. Yes. Clear. Now which of the following statement is are correct? बताइए, जल्दी बताइए. Now he was twice elected. Yes, he was twice elected. आपको ना इस क्वेश्चन के ऊपर इसकी जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि वो बार बार बने या एक बार ही एक्सटेंडेड टर्म उनका 2-4 साल खिंच गया था, राइट? तो ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो देखिए, पहली बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो बने थे 1923 के टाइम पे. तो फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1923 और ही वॉज जस्ट 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज. सिर्फ 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी उम्र 35 साल के थे. और सेकेंड टाइम जब बने थे वो प्रेसिडेंट, तो सेकेंड टाइम बने थे 1940 में, 1940 में. याद रखिएगा इतना, 1940 में. बट एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसके बाद आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, दिल्ली चलो हो गया, ये सारे मूवमेंट चालू हो गए. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने 1940 से लेके 46 तक जो है अपना कार्रवाई करते रहे. कार्रवाई मतलब प्रेसिडेंट बनते रहे. अंडरस्टूड? सो 40 से लेके 46 तक ये प्रेसिडेंट बनते रहे. Understand? So this is what I am trying to tell you. And उसके बाद was held during this period as almost every Congress leader जो थे उनको 46 तक रहना ही पड़ा, because हर Congress leader जो थे वो prison में थे और इस वजह से, right? तो इलेक्शन हो नहीं पाए. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो फर्स्ट अपने एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे. ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट. तो कैबिनेट में जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थी उसमें वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बने. नेशनल एजुकेशन डे, रिमेंबर दिस डेट, नेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को, दैट इज टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट? चलो, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीति लता वाडेकर. वाडेदार, प्रीति लता वाडेदार. अब इसके बारे में क्या है कि शी वॉज इन्वॉल्व इन द चिटागोंग आर्मरी रेड. शी वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, सो शी वॉज इन्वॉल्व इन द चिटागोंग आर्मरी रेड. पहला, शी वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? जल्दी बताइए. So she was involved in Chittagong Armory raid with whom? With Surya Sen. सूर्य सेन. इनके साथ ना एक और फीमेल थी, कल्पना दत्त. ठीक है, सो इनके साथ ये भी इन्वॉल्व थी. करेक्ट. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट is she was a member of first council of minister of independent India. Possibly not, because जब ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तो इस कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे इनको डिटेन कर लिया गया ब्रिटिश आर्मी के थ्रू, और उसके बाद जो है इनको एक तरीके से अरेस्ट पे रखा, काफ़ी टाइम तक अरेस्ट पे रखा था.
सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनको इन्होंने फिर जितना ज़्यादा इनको टॉर्चर किया गया ड्यूरिंग प्रिजन के टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने साइनाइड खा लिया और उसकी वजह से इन्होंने अपना ही सुसाइड मतलब सुसाइड कर लिया था। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट। सो सूर्य सेन के साथ दे वर इन्वॉल्व। चिटागोंग आर्मरी रेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आचार्य जे.बी. कृपलानी। J.B. Kripalani क्या? Consider the following statement. The first statement is he opposed the Quit India movement and left the Congress for a brief period in 1942. Second is he was the president of Indian National Congress when India gained independence. J.B. Kripalani साहब के बारे में क्या बोला गया है कि इन्होंने अपोज कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अपोज करते थे क्विट इंडिया मूवमेंट और कांग्रेस को भी छोड़ दिया इन्होंने 1942 के टाइम पे। दूसरा, ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तब जब इंडिपेंडेंस भारत को मिली, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आपने करेक्ट वाली बतानी है। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन आंसर सही निकाल देना, ठीक है। यस नाउ द स्टेटमेंट वन अगर बात करें तो स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट वन गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपोज नहीं किया था, उन्होंने तो सपोर्ट किया था। उन्होंने सपोर्ट किया था, he didn't oppose, he supported the quit India movement, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड स्टेटमेंट है he was the president of Indian National Congress when India gained independence. This statement is absolutely correct statement, right। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत सही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है, याद रखिएगा। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने अपोज नहीं किया, सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट के करने के दौरान ही इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, जेल में इनको जाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Consider the following statement regarding the history of Indian National Congress. First is Sardar Vallabhbhai Patel and Lokmanya Tilak never presided over an INC session. Second is INC participated in the second and third round table conferences. So which of the following statement are correct? Are correct? Sardar Vallabhbhai Patel and Lokmanya Tilak never presided over an INC session. INC participated in the second and third round table conferences. Which of the following statement is are correct? बताइए। So consider the following statement regarding the history of Indian National Congress. Sardar Vallabhbhai Patel never presided over an INC session and INC participated in this. देखिए, तिलक never became the INC president. आपको मैं बताता हूँ, जब जो बाल गंगाधर तिलक थे, आपको याद होगा शायद कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। सूरत में स्प्लिट हो गया था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे 1905 से ही कोशिश कर रहे थे, 1905 से ही वो कोशिश कर रहे थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट का बंदा जो है वो बनना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1905 में कोशिश किया, नई बात बनी। 1906 में कोशिश किया, नई बात बनी। 1907 में अल्टीमेटली कोशिश किया, नई बात बनी, एंड देन देयर इज अ स्प्लिट। तो एक्सट्रीमिस्ट में जो बनने वाले थे या बनना चाहते थे या उनको सपोर्ट किया जा रहा था, दैट वाज जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बनना था, राइट, बट नहीं बन पाए। और इस तरीके से वो कभी फिर आगे जाके उनको कभी मौका ही नहीं मिला, और वो जो है
बेसिकली उनकी डेथ हो गई, इसी वजह से तिलक नेवर बिकेम द आईएनसी प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 नवंबर 1930 में हुई, 12 नवंबर से लेके 19 जुलाई 1931 तक हुई, राइट। और इरविन जो है, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय जो थे उस टाइम पे गांधी से मिले ताकि कॉम्प्रोमाइज़ हो पाए कि फर्स्ट राउंड टेबल पे आप आए, लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल पे नहीं आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। ठीक है, तो फिर सेकेंड राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, और उस पैक्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए प्रॉपरली, और फिर उसके बाद आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई, और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। देखिए 23 मार्च 1940 the league moved a resolution demanding a measure of autonomy for the Muslim majority areas of the subcontinent. ठीक है, second is Sikandar Hayat Khan, Punjab premier and leader of Unionist party who had drafted the resolution, declared in the Punjab Assembly speech on 1st March 1941 that he was opposed to the Pakistan that would mean Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere. Third is the origins of the Pakistan demand have also been traced back to the Urdu poet Muhammad Iqbal, the writer of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Consider the following statement about this. Yes. So तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आप इसके बारे में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा। सिंपल एनसीईआरटी से ये सवाल पूछा गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स या किसी ऐसी किताबों से लिया है जो बहुत ही मुश्किल है उनको पकड़ना। स्टैंडर्ड बुक से ये सवाल था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक से ये सवाल है और इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलो, सो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हो, 7 दिन के लेक्चर्स को देख सकते हो। ESIC डिप्टी डायरेक्टर, लेट मी डेमोस्ट्रेट इन सिंपल 2 to 3 स्टेप्स। सिंपल, चलो देखिए सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे गए, अभिपीडिया लिख दिया आपने फटाफट। अभिपीडिया जैसे लिखा यहाँ पे आ जाएगा गेट योर 7 days फ्री ट्रायल। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप गए चूज एग्जाम में गए, रेगुलेटरी बॉडी के नीचे जो एग्जाम्स है जैसे ESIC, पहला ही ESIC है, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करके थोड़ा सा जब नीचे आए तो ये है हमारा कंप्लीट कोर्स, राइट। कंप्लीट कोर्स ESIC डिप्टी डायरेक्टर का, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 7 days ट्रायल एक्टिव, मतलब मैंने ऑलरेडी अपने ईमेल आईडी से जो लॉगिन डिटेल्स है उनको फिल करके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 7 दिन का ट्रायल ले चुका हूँ मैं, राइट। तो मैं तो ले चुका हूँ, लेकिन आपने अगर लेना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल लिखा होगा एक्टिवेट योर 7 days फ्री ट्रायल, और जैसे आपने क्लिक किया आपका वो 7 दिन का ट्रायल शुरू हो जाएगा एंड यू कैन प्रिपेयर गुड इन दिस प्रोसेस, राइट। सो दिस इज व्हाट दीज आर द लेक्चर्स। सारे के सारे लेक्चर्स जो है आपके सामने हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने ये लेक्चर्स हैं। तो आप इन लेक्चर्स को जो है कंप्लीट सारे लेक्चर्स हैं जो आपके सामने हैं, राइट। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपने आंसर्स के साथ अच्छे से कमेंट कर दीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सी यू नेक्स्ट क्लास।